नमस्कार। इसके ठीक पहले जो अभी तक चर्चा हुई, संदीप आर.के. सिंह साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके अद्भुत पैनल की चर्चा हम सब ने सुनी और प्रारब्ध इसी का नाम है। हम केवल राजनीतिक चर्चा जरूर कर रहे हैं। आज जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं तो हम चुनावी रुझानों पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखें हमारे पास कला पर बात होती है, हमारे पास संस्कृति पर बात होती है, लेकिन इसी के साथ अर्थ पर बात हो रही है। और इसके ठीक पहले आपने एक बड़ा सम्मानित पैनल देखा जहां हम व्यापार पर बात कर रहे थे और व्यापार के लिहाज से किस तरीके से ये सरकार पिछले 10 साल से चल रही है। देखिए साहब, 370, 400 मनोवैज्ञानिक नारे हैं, असली रहस्य तो 272 में छिपा है और वो 272 आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारब्ध के दर्शकों, आप सभी को इंतजार जिनका था, आदरणीय सतीश मिश्रा साहब। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। जैसा कि संदीप आर.के. सिंह ने कहा था कि सतीश सर को प्रारब्ध पर सुनना ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य को सुन रहे हैं। सर, हमारे सामने टीवी चैनल एक लगा हुआ है, 296 इसमें एनडीए दिखाई दे रहा है, 229 इंडी गठबंधन दिखाई दे रहा है, अदर्स के नाम पर 18 दिखाई दे रहा है। अब जबकि लगभग आधा दिन बीत चुका है, अभी भी ये कहा जा रहा है कि साहब 5 से 6 राउंड ईवीएम के मतों की गणना हो चुकी है। कुछ चौंकाने वाले नतीजे भी आ रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो ऐसा है कि अपेक्षित नहीं था, उस तरह का हो रहा है। आपकी पहली ओपनिंग टिप्पणी क्या रहेगी अभी तक के रुझानों पर? मैं परिणामों की बात नहीं कर रहा। पहले तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि 5-6 राउंड हुए हैं। मैं भी बैठा वहीं देख रहा था, 1 बजे तक 46% काउंटिंग हो चुकी थी, 46% वोट गिन लिए गए थे और अब मेरे ख्याल से 2 बज रहा है तो अब 50% से ऊपर काउंटिंग हो चुकी। तो ट्रेंड जो है इस्टेब्लिश हो गए। अब ये जो 50% में जब ये है, हेलो, हाँ, 50% में जब आपको ये रिजल्ट मिला है तो 50% अगले में पलट भी सकते हैं, लेकिन पलटते नहीं है। जो ट्रेंड इस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वही चल रहा है। कोई एक क्षेत्र का होता तो होता कि इस प्रदेश में या उस प्रदेश में चल जाएगा, लेकिन वो पूरा वही चल रहा है ट्रेंड। तो ये जो 241 दिख रही है बीजेपी की, मेरे लिए 400 तो बहुत बेकार वाली बात हो गई, लेकिन ये 241, 272 पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें से ये जो 31 सीटें कम है, तो 31-35 सीटें ये 31 सीटें ये बिल्कुल जैसे है ना कि जीवन रक्षक। अगर ये 31 सीटें नहीं आई तो ये फिर दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा कि हम कई बातें कह सकते हैं, कई तर्क दे सकता हूँ, कोई मतलब नहीं। क्योंकि एक बात अच्छे से नोट कर लीजिए, अभी बड़ी बातें हुई कि अगर 272 हम नहीं पहुँचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात। सतीश जी, जिनके पास 3 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता का अनुभव है और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मैं स्थापित मीडिया की तरह कोई ब्रेकिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर सतीश सर आप ये कह रहे हैं कि 272 अगर नहीं आए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अगर भाजपा के नाम पर नहीं आई, तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं होंगे। और जरा और कड़वा बोल दूं, अगर अनुमति आप दें तो सर कि ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं 296 अटका हुआ है, 100 से 100 पीछे हैं हम, ये इसमें विपक्ष का कोई योगदान ही नहीं है। विपक्ष का कोई योगदान ही नहीं है। गजब की अंतरकल है, गजब का वितर्कात और बिल्कुल जैसे बैक स्टेबिंग, ये उसकी भूमिका है। जरा गौर करिए आप। मेरा तो ननिहाल रहा है, जो लोग बनारस के यहाँ बैठे होंगे अभी मिल गए थे, 2014 तक मैंने बनारस देखा बचपन से। नरक था, नरक। और उस नरक को क्या किया है नरेंद्र मोदी ने। और अभी आप ट्रेंड देखिए तो नरेंद्र मोदी की लीड 1 लाख से कम की है। क्या चाहता है बनारस, ये क्या चाहते हैं? तो बनारस की गलती नहीं है, उसमें कई भितरघात हैं, वो बोलना ठीक रहेगा। आपके मंच पे बोलूं कि ना बोलूं? नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। मैं एक संकेत किए देता बिल्कुल बोलिए। संकेत नहीं सर, आप साफ साफ बोलिए कि आरएसएस ने खुलकर विरोध किया है। आप जरा उठा के देखिएगा ऑल ओवर इंडिया जो ट्रेंड चला है,
जहाँ जहाँ भाजपा के पैरों के नीचे से ज़मीन खींची है वहाँ पर आरएसएस बहुत स्ट्रांग है। और आपको यूपी का एक उदाहरण देता हूँ, उसके बाद आपकी बात समझ में आ जाएगी। पीलीभीत, मेनका गांधी और वरुण गांधी ने 30 साल वहाँ राज किया है। 30 साल मतलब 89 से समझिए 2024, 35 साल वहाँ पे उनका एक क्षेत्र चला। भाजपा, कांग्रेस, सपा कोई मतलब नहीं था। और वहाँ पे फिर मतलब आरएसएस का भी नहीं था। जहाँ इतनी विपरीत हवा बह रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पे जितिन प्रसाद 1 लाख की लीड ले चुके हैं 50% की काउंटिंग में। क्यों? क्योंकि वहाँ आरएसएस का कोई हस्तक्षेप है नहीं। वहाँ पार्टी आरएसएस के भरोसे नहीं थी। लोग आप देख लीजिएगा। और जितिन प्रसाद का पीलीभीत से कोई लेना देना नहीं। वो आदमी हमेशा इधर की उसने राजनीति की, शाहजहांपुर या धौरहरा, लखीमपुर, पीलीभीत से कोई मतलब नहीं। 5 महीने पहले आदेश मिला, वो आदमी लड़ने चला गया। मैं गया भी था पीलीभीत, देखूँ वहाँ क्या है। तो वहाँ पे वरुण गांधी का था और वरुण गांधी ने पूरी जोर लगा दिया था कि जितिन प्रसाद चुनाव हारें। लेकिन मैं देख रहा था 50% से कम की काउंटिंग में 1 लाख से ज़्यादा की लीड। क्या कारण है? वहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? जबकि मेनका और वरुण वहाँ जमकर विरोध कर रहे थे, बिल्कुल खुला विरोध था, कोई छुपा हुआ नहीं था। वो आदमी क्यों जीत रहा है? क्योंकि जितिन प्रसाद की कोई पर्सनालिटी पीलीभीत में नहीं थी। ये आप कहिए कि जितिन प्रसाद अपना कोई फैक्टर था? नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ आरएसएस नहीं है। सर, एक बहुत बड़ी लाइन आपने खींची है। और मैं अगर कोई जिन जगहों पे भाजपा का मतलब सफाया हुआ है, वो सब जगह वो है जहाँ पे आरएसएस बहुत स्ट्रांग थी। दर्शकों, ये बात सिर्फ जुमला नहीं है। आप इसका अभी तक जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, इससे मिलान करिए। और मैं सतीश सर की बात को वहाँ ले जाके जोड़ने की कोशिश करूँगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ऐन चुनाव के दौरान, और तब जबकि लगभग, अगर मैं ठीक हूँ तो 4 राउंड के वोट पड़ चुके थे, और तब उनका एक बयान आता है कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के रास्ते अलग हैं। इन दोनों का कोई अंतर संबंध? क्या भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के रूप में ये समझ गई थी? ये पैन इंडिया मैसेज था। ये पैन इंडिया मैसेज था। और जो नरेंद्र मोदी की थोड़ी बैकग्राउंड अगर आप जाएंगे तो 2012 का चुनाव जब गुजरात का था, तो 2012 के चुनाव में अवनीश जी, मैं 1 हफ्ते गुजरात में था और पूरा गुजरात में दौरा कर रहा था। और वहाँ पर खुलकर आरएसएस विरोध कर रही थी। और अगर आज जिनकी थोड़ी रुचि हो तो गुजरात का जो चुनाव हुआ था उससे 4 महीने पहले नरेंद्र मोदी नागपुर गए थे और वो यही शिकायत लेके गए थे कि खुलकर विरोध कर रहे हैं पूरे गुजरात में, कोई मतलब कोई ढका छुपा नहीं है, खुलकर विरोध है। प्रवीण तोगड़िया उसको लीड कर रहे थे। तो उनको एक जवाब दिया गया था कि इस विरोध के बावजूद अगर जीत के आओगे तो 2014 में उम्मीदवारी होगी तुम्हारी। उनके विरोध के बावजूद वो जीत कर आए थे। और यह खटक क्यों रहे थे? अब जो लोग बैठे हैं, अनुभवी वरिष्ठ हैं मुझसे, खटक क्यों रहे थे? एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, इनमें से कोई भी आरएसएस बैकग्राउंड नहीं है। और ये बर्दाश्त नहीं है जो वहाँ बैठे हैं नागपुर में। मैंने कहा था मैं कड़वा बोलूँगा जो बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि सीसीएस में ये लोग बैठेंगे। और ये तो ये मेरे लिए पहला अनुभव नहीं है। ये 2024 में, जिनको भूल गए हो जो लोग, तो याद दिला दूं कि आज से 20 साल पहले इसीलिए अटल जी की बलि ले ली गई थी। अटल जी चुनाव नहीं हारे थे। कांग्रेस को भी तो 142 सीटें मिली थी, कोई ऐसा नहीं था, बहुत अंतर था। हमारी 138 थी, लेकिन 138 से 142 वो क्यों हुई थी? तो केवल अटल जी रास नहीं आ रहे थे वहाँ बैठे लोगों को। कारण क्या है? कि केवल चौधराहट, जो चौधरी होती है ना, कि मेरे कहे के हिसाब से होना चाहिए, जो मैं कहूँ वो हो। एस जयशंकर अपनी जिंदगी में कभी विदेश मंत्री नहीं बन सकते थे अगर आरएसएस की चलती। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकती थी। अगर आपको अटल जी की सरकार याद हो तो अटल जी सर पटक के रह गए थे, लेकिन वो जसवंत सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, नहीं बना पाए थे। उनकी पहली चॉइस थी और वो तो खुलकर आया था मीडिया में, क्योंकि चौधरी लोगों को पसंद नहीं था। और उन्होंने नरेंद्र मोदी को हैसियत बतानी थी, एक ईगो क्लैश था ये कि तुमको तुम्हारी हैसियत बता देंगे, तो उन्होंने ये हैसियत बता दी। सर, आरएसएस जो मातृ संगठन और भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी जहां से निकल के आती है, ऐसे में आपकी जो भी बात है उसका एक
धरातल है, और धरातल में फिर जेपी नड्डा साहब को कोट करूंगा, आखिर उन्होंने खुल के ये क्यों कहा कि हमारे रास्ते अलग हैं? अगर कोई भी दर्शकों ये समझे कि ये बात हवा हवाई है, तो मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा कि साहब जेपी नड्डा साहब का बयान क्या था और क्यों था कि रास्ते अलग हैं? अगर रास्ते अलग हैं और रुझान इस तरह से अभी तक आ रहे हैं, तो क्यों ना इस पर सवाल उठाया जाए? और जैसा सतीश सर आप कह रहे हैं, तो कुछ कड़वी बातें और कही हैं, बहुत मीठी बातें हो चुकी हैं। अभी और बता रहा हूं कि मेरी बातों का एसिड टेस्ट आपका हो जाएगा। आप जहां रहते हैं, जहां कहीं वोट होगा ना आपका, कौन पन्ना प्रमुख आपके यहाँ आया? मेरे अपने घर में मतदान के लिए न कोई पर्ची आई, न बीएलओ आया, और शिशु मंदिर के स्कूल के जो अध्यापक या अध्यापिकाएं बराबर पर्चियां और पोस्टर लेके आते थे, मैंने बचपन से देखा, वो नहीं आए। मुझे इस मोबाइल से ई पर्ची अपने और अपनी पत्नी और अपनी माता का निकालना पड़ा, ये सच है सर। आप लोग को बता दूं कि मैं जहां रहता हूं कृष्णानगर में, जो वार्ड है वहां पे 89 से सिवाय भाजपा के दूसरा पार्षद नहीं हुआ, और पूरा चुनाव गुजर गया। ये समझिए दो महीने का राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, मुझे पूरे वार्ड में एक आदमी झंडा लिए नहीं मिला मुझे बीजेपी का। पर्ची देना तो बड़ी दूर की बात है कि ये झंडा लेके घूम रहा है या अपनी दुकान पे झंडा लगाया है। क्या कारण है? कौन गाइड कर रहा था? तो ये बहुत अभी इसकी कहानियाँ आएंगी, और अभी मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। जरा रिजल्ट आ जाने दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि 271-72 वो मेरे लिए फिगर सबसे महत्वपूर्ण, फिर उसके बाद किसी चीज़ की नहीं चलेगी। लेकिन अगर हम 272 से पीछे रह गए 10-5 सीटें, तो कल सवेरे आप अखबारों में देखेंगे नितिन गडकरी का नाम सबसे ऊपर चल रहा होगा। हाँ सतीश जी, आप लगातार ब्रेकिंग दे रहे हैं, और ये सिर्फ ब्रेकिंग नहीं है, इसी के साथ जरा स्थापित मीडिया को मैं लगातार तब से कोस रहा हूं, लेकिन उन्हीं को देख के आपको बताऊं कि मंडी से कंगना राणावत 23,000 वोटों से फिलहाल आगे चल रही हैं। ये एक छोटी सी बात था। वायनाड से, चौंकिए, वायनाड से राहुल गांधी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। बहरहाल रायबरेली से आगे चल रहे हैं, ये भी एक सच है। सर मैं फिर इसी बात पे जाऊंगा। देखिए नतीजे जो आने हैं वो आ रहे हैं, रुझान दिखाई दे रहे हैं, परिणामों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन आपने जिस गंभीरता के साथ इस बहस को आगे रखा है, आखिर आपसी प्रतिद्वंदिता या आपस का ईगो क्लैश आरएसएस जैसे सांस्कृतिक संगठन के लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो देश को 10 साल जिसने स्पीड दे रखी है उसको भी पटक दे? मैंने कहा ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले अटल जी के साथ ये हो चुका है। अटल जी के साथ ये हो चुका। पर्सनल ईगो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बाद सब कुछ गौड़ हो जाता है। और लोग भूल जाते हैं अवनीश जी, 2014 में जब मोदी जीत के आए थे, तो उसके बाद जब बिहार का चुनाव हुआ था, उसमें भागवत जी ने क्यों स्टेटमेंट दे दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए? जो सफाया हुआ बीच चुनाव में दिया था, सफाया हो गया था। आरक्षण की समीक्षा मतलब वो ना कोई सवाल था, ना कोई बहस चल रही थी, कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कह दिया, और उसका नाश तो वो नरेंद्र मोदी को एक तरह से झटका था कि ठीक से रहो, आदेश मानते रहो, वो परिणाम है। और आप एक अजूबा मैं देख रहा हूँ जो कल्पना भी मैं नहीं कर सकता था। महाराष्ट्र पे आ जाइए, एक आदमी जिसकी पूरी पार्टी शिफ्ट हो गई, उद्धव ठाकरे आरसद पार्षद तक चले गए, उसका चुनाव निशान छिन गया, उसका नाम छिन गया, और वो आदमी 10 सीटें जीत के आ रहा सांसद की नरेंद्र मोदी के विरोध में। जिस पार्टी का सिंबल छिन जाए, नाम छिन जाए, पूरी पार्टी शिफ्ट हो चुकी हो विरोध में, वो जीत के आ रहा है। शरद पवार 7 सीटें जीत के आ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़रा पता करिएगा, महाराष्ट्र में केवल एक ही मुद्दा हो गया था कि गुजराती वर्सेज मराठी, और उसको मराठी करने वाले कौन लोग थे? मैंने कहा ना, नितिन गडकरी कल से नाम चलने लगेगा मीडिया में कि प्रधानमंत्री। ये यहाँ आपकी बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले 272 का आंकड़ा खुद के लिए नहीं जुटाती है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर सवाल उठेगा। संभवतः मुझे लगता है कि यह देश की जन भावना के खिलाफ होगा। हाँ,
पूरे रौंद के, जनभावना के खिलाफ नहीं, जनभावनाओं को रौंद के। क्या किसी संगठन के इतना अधिकार मिल जाता है? किस आधार पर ऐसा अधिकार मिल जाता है? चूंकि आपने बहस छेड़ दी है सर, तो अब उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। नहीं, अधिकार नहीं मिल जाता। इतने अधिकार संपन्न है, इतने शक्तिशाली है, हो चुके हैं ये, इतने शक्तिशाली हो चुके हैं। और आप नरेंद्र मोदी को किनारे कर दीजिए या और जो उनकी टॉप लीडरशिप, जो उनकी टीम है, उसके अलावा कौन ऐसा नेता है जो वहाँ जाके दरबार लगाने नहीं जाता है? उसको तो लगता है कि मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहीं से जारी होगा, यहीं से मेरी उन्नति और अवनति दोनों निर्धारित होंगी। सर, अब आपको मैं एक कड़वा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी जो कि एक स्वयंसेवक हैं, संघी हैं, अगर उनके लिए इस तरह के पासे बिछाए जा सकते हैं, तो अब मैं एक नाम लेता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वो तो संघी है ही नहीं, उनका तो आरएसएस से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है, फिर उनका राजनीतिक भविष्य क्या समझा जाए? ये योगी का जो आपने नाम लिया, अभी मैं यूपी पे आ रहा था, यूपी में 2 फैक्टर काम कर रहे थे। योगी, आज जो यूपी का रिजल्ट आया है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेदार है। उसके लिए मोदी खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे आदमी को बेलगाम कर दिया था। आपको अच्छे से ज्ञात होगा, आपके संज्ञान में होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ज़्यादा पावरफुल आदमी कौन है? बताइए नाम। सर, मुझसे नाम क्यों बुलवा रहे हैं? मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं, वो वो पार्टी संगठन का भी नहीं है कोई, वो पार्टी और संगठन का भी कोई नहीं है। एक बनारस का दलाल पत्रकार है, जिस समय आके ताज होटल में रुकता है तो पूरे उत्तर प्रदेश की कैबिनेट वहाँ हाजिरी लगाने जाती है, और वो पत्रकार चला रहा है उत्तर प्रदेश, संगठन वो चला रहा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये वो तय करता है। आपको बताता हूँ एक उदाहरण, बनारस का ये रिजल्ट आ रहा है, बोलूँगा रात में भी ताकि प्रधानमंत्री तक बात पहुँचे, लल्लो चप्पो मक्खन लगाने वाला काम नहीं, कि वो आदमी प्रधानमंत्री मोदी को भर भर गाली देता था, और मैं साक्षी हूँ, और एक आध दिन का नहीं, बरसों का, क्योंकि वो कांग्रेस का नेता था, और प्रधानमंत्री मोदी और जितने भाजपा नेता, अटल बिहारी वाजपेयी किसी को गाली बकने में कोई कमी रखता नहीं था। वो जब उसने ये माहौल देखा तो वो पत्रकार महोदय की गोदी में जाके बैठा, और वो आदमी ना तो एमएलए, ना पार्टी का पदाधिकारी, ना पार्टी का कार्यकर्ता, ना पार्टी का सदस्य, उसको डायरेक्ट 2022 में जब योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तो उसको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की कसम दिलाई गई है, शपथ, और उसके बाद उसको एमएलसी बना के सदन में भेजा गया है। और केवल किसी से पूछ लीजिए, केवल वो पत्रकार महोदय की सिफारिश पे, क्योंकि पत्रकार महोदय ने कह दिया था कि होना है। तो जब इस तरह से सरकार चलेगी, इस तरह से संगठन चलेगा, तो परिणाम यही होगा जो आपको दिख रहा है। सर, मुझे लगता है कि प्रारब्ध का ये लाइव फीड जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अगर आपने वो संज्ञा नहीं खोला, वो नाम नहीं खोला, तो मुझसे इतने सवाल होंगे, प्रारब्ध की टीम परेशान हो जाएगी जवाब देते देते। नहीं, कहिए, थोड़ा पता करें कोई बहुत, जो मैंने कहा ना कि वो जब आता है ताज होटल में रुकता है तो पूरी कैबिनेट वहाँ सर नवाने जाती है, कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनको भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एब्सेंट हो जाऊँ तो निगेटिव हो जाएगा, तो वो भी जाते हैं, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उनको लगता है कि अगला चीफ मिनिस्टर तो इसी की सिफारिश पे बनूंगा। सतीश सर, पूरे चुनाव में मैंने भी, अरे अब बोले दे रहा हूँ, फिर बेधड़क बोलता हूँ, हेमंत शर्मा जो दिल्ली में बैठे हो उनको वो अच्छे से जानते होंगे। अवनीश पीएन शर्मा दोहरा रहा है ये नाम, हेमंत शर्मा। और सतीश मिश्रा सर अगर ये बात कह रहे हैं तो पूरे आधार के साथ कह रहे हैं, पूरे अधिकार के साथ कह रहे हैं, और ये कहने का धरातल तैयार वहाँ से हो रहा है जो आपको अभी तक रुझानों में दिखाई दे रहा है। सर, एक चीज़ बताइए, कहा गया कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। मैंने लगभग 1.5 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों में पर्सनली मैं घूमा, प्रारब्ध के दर्शक इस बात के गवाह हैं, फील्ड से आप सभी को वीडियो देखने को मिला। मैं लगातार फील्ड में घूमता रहा, 1.5 पौने 2 दर्जन के लगभग मैंने सीटें घूमी। सर, वाकई जनता चुनाव लड़ रही थी? नहीं, जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है, और पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है। उसका कारण बता दूं कि जरा पिछला 2019 का चुनाव निकालिए,
37.6% वोट था भाजपा को। इतनी बुरी हालत में भी 39 पॉइंट कुछ है वोट, यानी पिछली बार से 2% वोट ज़्यादा है। तो जनता ने साथ नहीं छोड़ा, जनता ने नरेंद्र, और वो केवल मोदी के नाम पर वोट पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह आप नहीं कर सकते। तो जनता तो साथ में खड़ी है, लेकिन जो अलग गोलबंदी हुई उसका ये नतीजा है। और मैं अभी भी आशावान हूँ कि अभी 50% वोट काउंटिंग हुई है, 50% अभी इंतजार करिए। बिल्कुल। और स्थापित मीडिया को कोसने के साथ ही साथ एक बार फिर स्थापित मीडिया का सहारा लेते हुए मैं बात देता हूं, एनडीए इस समय जो संख्या दिखाई दे रही है वो 300 की टैली दिखाई दे रही है, जहां वो लीड कर रहे हैं। 225 की टैली दिखाई दे रही है इंडी गठबंधन की इस लिहाज से। और यहां से जो कुछ भी परिदृश्य अभी तक दिखाई दे रहा है वो किस तरफ जा रहा है ये साफ तौर पर, और बहस एक दूसरे तरफ चली आई है। मैं चाहूँगा कि हमारी जो एडिटिंग टीम है, आप दर्शकों को ये हिस्सा अलग से देखने को मिलेगा इस लाइव के बाद, क्योंकि ये बहस बिल्कुल दूसरी तरफ जा रही है और बेहद गंभीरता से जा रही है सतीश सर के साथ। सर, जनता चुनाव लड़ रही थी, नरेंद्र मोदी हर सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये भी मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी और उनके वोटर के बीच में यहाँ तक कोई विपक्ष तो छोड़ दीजिए सर, खुद भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तक नहीं था। लोगों ने, मैंने यहीं लखनऊ की सीट पर कद्दावर राजनाथ जी चुनाव लड़ रहे थे, मेरी पर्सनली बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि साहब लोकल कैंडिडेट की बात मत करिए, ये चाहे लखनऊ जैसा महानगर हो या संत कबीर नगर जैसा कोई छोटा सा जिला हो, वहां भी लोग कह रहे थे कि साहब हमारे लोकल कैंडिडेट का नाम मत लीजिए। लोगों ने फूल देखा। ऐसे में ये बड़े संगठन, ये बड़े लोग, ये तमाम अधिकार संपन्न लोग इस तरह की साजिश अगर करते हैं, मैं साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या ये भारत की 141 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं के साथ छल नहीं है? बिल्कुल छल नहीं है, बिल्कुल पीठ में छुरा मारा है, पीठ में छुरा मारा है। और जरा आप यूपी के संदर्भ में समझिए कि अखिलेश यादव की जो आप देख रहे हैं वो सीटें क्यों हैं भाई? ये आदमी, अब जरा मैं 4-5 चीज़ें गिनाई देता हूँ कि ये आदमी 5 साल के शासनकाल के बाद, ये सीएजी की रिपोर्ट की 97,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं है, ये लिखा पढ़ी में सरकारी दस्तावेजों में है। तो 97,000 करोड़ वो भी 5 साल के नहीं है, वो आखिरी के 3 साल, यानी अगर आप उसको डिवाइड करिए तो करीब करीब 33,000 करोड़ रुपए हर साल गायब हो गए, जो ये हिसाब ही नहीं दे पाए कि वो पैसे कहाँ गए। और ये सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दी। जो आदमी 19 आतंकवादियों को कहता है कि इनकी सज़ा माफ़, इनको जेल से छोड़ दिया जाए, और वो लोग हैं जिनको बाद में फांसी की सज़ाएं हुई हैं, उम्र कैद हुई है, फांसी की सज़ाएं हुई हैं, उस आदमी को ये रिजल्ट आ रहा है नरेंद्र मोदी के सामने 36-37 सीटें कहाँ। ये पूरा मैंने जैसे ना एक शेर की घेराबंदी करके उसका लाभ मिला है, भेड़ियों ने कर ली है। शेर की घेराबंदी भेड़ियों ने कर रखी है। आपने भेड़िया शब्द कहा, मैं जंगली, और उसके आगे एक चौपाया का नाम आता है। झुंड में शिकार दरअसल शेरों का वो भी करना शुरू करते हैं। मैं वो शब्द नहीं बोलूँगा, उस जानवर का नाम नहीं बोलूँगा, उसको संभवतः बड़े बौद्धिक लोग स्वान कहा करते हैं। अब क्या नाम है ये दर्शक खुद भी तय करें। इस तरह की स्थिति अगर उत्पन्न हुई है, यहाँ से पिछले 10 साल से जो गाड़ी जिस रफ्तार से चल रही थी, ये तो साफ है साहब की सरकार बन रही है। आपने जो सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर अभी जो सवाल खड़ा होगा, अभी जो आंकड़ा दिखा रहा 241 का सर, तो निश्चित मानिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे, निश्चित। और कल परसों में फैसला हो जाएगा इसका। दर्शकों, मैं कोशिश करता हूं कि धारा प्रवाह बोलता रहूं, आदत पड़ चुकी है। मेरे साथी मुझसे कहते हैं कि ये मॉडरेटर होने का बिला वजह फ़ायदा उठाते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। आप दर्शक भी कई बार बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मेरी बोलती बंद हो रही है। और बोलती इसलिए बंद हो रही है कि सतीश सर जैसा व्यक्ति, इतने अनुभवी विराट व्यक्तित्व, जो जमीनी तापमान को हमेशा नापते हैं, महसूस करते हैं, अगर वो ये बात कह रहे हैं और जिसके साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये हर आदमी को चौंका रहा है, चाहे वो एग्जिट पोल्स हों, चाहे लोगों की भावना हो। मैं एक मतदाता के तौर पे जैसा सोचता रहा, मैं एक प्रारब्ध के संचालक के तौर पे जो ज़मीन पर उतर के देखता रहा, उस सबके ये खिलाफ जा रहा है, अभी तक जा रहा है। और यहाँ ये सवाल खड़ा होना कि अगर 272 अकेले भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं करती है तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री
तीसरे टर्म में होंगे, उस पर सवाल खड़ा होता है। सर, इस विषय को थोड़ा सा और परिभाषित करिए। नहीं, मुझे उम्मीद है कि ख़त्म होते होते 272 पहुँचेंगे। चलिए, आपने बच्चे को दिलासा दे दिया, हमारे बहुत सारे दर्शकों को भी दिलासा मिल गया होगा। अभी भी यह निश्चित हो रहा है कि 50% लगभग ईवीएम गिने जा चुके हैं। 50% के बाद जो ट्रेंड अभी तक दिखाई दे रहा है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, लेकिन 240-42 के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी सिंगल अकेले दिखाई दे रही है टैली, वो जाके 272 होगी, क्योंकि यह देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहता है। इस जनाकांक्षा को, सर यहाँ पर एक बात मुझे याद आ गई, मैं आपसे पूछूं, इंडी गठबंधन या विपक्ष, कल तक अचानक पिछले 4-5 दिनों में एक नैरेटिव खड़ा किया गया कि अगर परिणाम ऐसे आए जैसे एग्जिट पोल आए तो वो विद्रोह कराएंगे, सड़कों पर आएंगे। राहुल गांधी देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। अगर जनाकांक्षाओं के विपरीत इस तरह के परिणाम आए, क्या आप देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी के पीछे जनाकांक्षा खड़ी है वो सड़क पे आएगी या आ सकेगी? नहीं, आना चाहिए। नहीं, आना तो चाहिए, लेकिन आएगी नहीं, कतई नहीं आएगी। 1% भी आपको नहीं मिलेगा। उसका कारण बता दूं कि, और सब छोड़ दीजिए, अयोध्या में हम पीछे चल रहे हैं। अयोध्या में भाजपा पीछे चल रही है। तो आप जनाकांक्षा की जो बात करिए, तो किस टाइप से अब हिंदू समाज के लिए मैं क्या कहूँ कि जहाँ पे एक तरफा जीत होनी चाहिए थी, लैंडस्लाइड जीत होनी चाहिए थी, वहाँ पे अभी आखिरी जो लास्ट मैंने देखा है 3000 वोटों से पीछे हैं लल्लू सिंह। क्या कारण है, जरा कोई मुझे समझा दे कि अयोध्या में भाजपा के पीछे होने का कारण क्या है। और ये बड़ा नपुंसक बहाना लोग बनाते हैं ना कि वो कैंडिडेट रिपीट कर दिया। अवनीश जी, 10 साल से तो मैं लखनऊ में हूँ, मेरे सांसद राजनाथ सिंह हैं। न मेरा कभी कोई काम पड़ा ऐसा कि मुझे लगे कि राजनाथ सिंह से मिलना बड़ा ज़रूरी है, काम नहीं, उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, या मेरे पास आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया अवनीश जी जो कहे कि मुझे राजनाथ सिंह से ये काम है और मिल नहीं रहे हैं। एक सांसद से आम आदमी का कोई लेने देना नहीं होता ज़्यादातर। सर, आपने कहा ना अयोध्या में आप पीछे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। मेरी बेटी का व्हाट्सएप मैसेज आया अब से आधे घंटे पहले, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पहला उसने एक इमोजी भेजा है, रोती हुई बिल्ली। उसके नीचे लिखा है, भाई अयोध्या से हार रहे हैं, शेम। फिर नीचे रोती हुई बिल्ली। ये है जनाकांक्षा। अयोध्या से अगर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है तो मुझे लगता है कि वो अकेला अयोध्या की सीट और उसकी अभी तक के रुझान, वो भयानक सैंपल साइज है, जिस सैंपल साइज को इस भारत के सनातनियों को सोचना होगा और इस भारत की जनता को सोचना होगा। एक बार फिर मैं कहता हूं, वोटर को गाली देना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर, आपने अभी बात कहा ना कि कोई ये कहे कि वहां कैंडिडेट ऐसा दे दिया, कैंडिडेट वैसा दे दिया, लेकिन एक बात तो है सर, मैंने जो फील्ड में पाया, उत्तर प्रदेश खास तौर से, क्योंकि 80 सीटें कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है। टिकटों का बंटवारा किया किसने सर? क्योंकि बड़े बेतरतीब तरीके से, ये फीडबैक कह रहा हूं, ये मेरा कहना नहीं है, ये टिकट बांटे किसने? फिर मेरा जवाब वही है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कहा था, और इस पर आप थोड़ी रिसर्च करवाइएगा अवनीश जी। इस पर थोड़ी रिसर्च की आवश्यकता है कि जरा ये टिकट बंटने में टिकट की गारंटी कौन आदमी था। आप फिर बनारस जा रहे हैं? फिर बनारस जा रहा हूँ मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ कि सर अपने बगल में शर्मा जी को बैठा के शर्मा जी को छोड़ नहीं रहे, अवनीश शर्मा को बार बार हेमंत शर्मा की तरफ ले जा रहे हैं। वाकई वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का खलनायक है। मैं साफ तौर पे बात कर रहा हूं सर, आप जितनी बेबाकी से बोलते हैं, आपके आशीर्वाद से मैं भी उतने ही बेबाकी से। 1000%, मैं 100% नहीं कर रहा हूँ, 1000%। और जरा जो सत्ता के गलियारे में जो योगी आदित्यनाथ का जो सर्किल हो, या आप जो लोग ठीक से परिचित हों, पूछ लीजिएगा। आपके पास तो एक व्यक्ति हैं, आप पूछ सकते हैं। हाँ, बता दूं आपको, ये लखनऊ में जनसत्ता के रिपोर्टर हुआ करते थे, और एक हिंदी के साहित्यकार हैं मनु शर्मा, जिन्होंने श्री कृष्ण की आत्मकथा लिखी है, उनके ये सुपुत्र हैं, और ये जनसत्ता में थे। जनसत्ता से इनको अब आपको पूरा कनेक्शन ही बता देता हूँ।
पूरा बताइए हाँ, सर। उनको रजत शर्मा उठाकर अपने साथ ले गए दिल्ली। तो इंडिया टीवी लंबे समय तक इन्होंने देखा। उसके बाद जब मेडिकल घोटाले की सीबीआई जांच हुई, उसमें जब छींटे आए तो रजत शर्मा ने इनको करियर दिया। और ये करीबी क्यों है कि 2013 में जब अमित शाह यहाँ पे प्रभारी बनकर आए थे उत्तर प्रदेश में 2014 के चुनाव के लिए, तो ये कलराज मिश्रा के दत्तक पुत्र कहा जाता है इनको। अवनीश जी बहुत कुछ खुलवा दे रहे हैं आज। हाँ सर, और अवनीश बिल्कुल नहीं खुलवा रहा है, हाँ। प्रारब्ध खुलवा रहा है, नहीं, और संभवतः ये देश के लोकतंत्र का और भारत के जनमानस का प्रारब्ध है। मैंने प्रारब्ध खुलवा रहा और ये रिजल्ट खुलवा रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट जो है अंदर तक आग लगा रहा है मेरे, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक नहीं करोड़ों लोगों के सपने जल रहे हैं आज। इस रिजल्ट की आग में करोड़ों लोगों के सपने जल रहे हैं। ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो आग में आज बोल रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या रिस्क लेके बोल रहा हूँ। कलराज मिश्रा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये संगठन के नाते उनका बड़ा सम्मान करते थे, सीनियर थे, और कलराज मिश्रा ने इनको इंट्रोड्यूस करा दिया कि ये बड़े काबिल हैं और यूपी के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज इनको है। और उसके बाद यूपी का भूतो भविष्य रिजल्ट आया। आप सब जानते हैं कि 73 सीटें क्यों आई थी, लेकिन सेहरा सर पे मड़ गया। सर, हेमंत शर्मा जी मेरे फेसबुक मित्र हैं, नंबर भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत के चुनावी नतीजे आने से पहले ये जो रुझान चल रहा है और जिसमें आपने ये रहस्योद्घाटन किया, और आपसे कतई सपने में भी ये उम्मीद नहीं है कि आप बिना किसी धरातल के सच के कोई बात कहें। नहीं, मेरा कोई लेने देना नहीं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं, कभी साथ काम नहीं किया, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो असलियत है वो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे संज्ञान में तथ्य हैं। तो एक आदमी जब इस तरह से करेगा तो फिर सर, प्रारब्ध वो हिम्मत दिखाता है। डायस से उतरने के तुरंत बाद मैं हेमंत जी को आज के लाइव वीडियो का लिंक यहीं भेजूंगा। और एक सवाल सर आया है सामने से, क्या भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाती है? हो जाती है? नहीं, इस चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार कतई नहीं थे। ये कुछ और कारण है, मैंने कहा ना, वो भितरघात थी, और वो ज़बरदस्त भितरघात थी जो इनकी समझ ही नहीं आया, और अब वो रिजल्ट भी सामने आ रहा है। सर, इसी के साथ आपने जो भरोसा दिलाया है, आशा दिखाई है कि नरेंद्र मोदी 272 लेके रहेंगे। शाम तक जब काउंटिंग बंद होगी तो मुझको लगता है 272 हम पहुंचेंगे। बिल्कुल। और दर्शकों, जब आप हमें सुन रहे थे, हमें और सतीश सर को सुन रहे थे, हमारे सामने जितने भी अतिथि थे वो लंच कर रहे थे। भूख हमें भी हो गई है, भूख हमें भी लग रही है, हमारे कैमरा क्रू और टीम को भी लग रही है। मैं भोजन के अवकाश के लिए एक मिनट, ये भाई साहब की जो बात थी सर, ओवर कॉन्फिडेंस से आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? और स्पेसिफिक हो जाइए सर, आइए ना, प्लीज प्लीज। सर, जैसे 2004 में हम लोग इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे हाँ, थे, कॉन्फिडेंस हो रहे हाँ, इसी क्या हम लोग जो हैं बहुत जो बीजेपी में हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीनियंट तो नहीं हो जाते कि हमारे प्रधानमंत्री तो इतना 400 पार की बात कर रहे हैं, तो चलो हम लोग जो है वो, ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात है कि इसका तो असर नहीं है? मैंने आपसे इसीलिए पूछा, अब आपने स्पष्ट किया। मैंने जो जवाब दिया कि ओवर कॉन्फिडेंस कतई नहीं था, उसका एक आप सामने उदाहरण समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी पिछले 6 महीने से वो आदमी 74 वर्ष की उम्र में पागलों की तरह दौरा कर रहा था। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता तो वो मेहनत आपको न दिखाई देती, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, या पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप थी। हाँ, एक नुकसान हुआ है कि वो जो 400 पार का नारा दे दिया और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मेहनत शुरू की, तो निचले तबका जो कैडर था वो बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि कोई ज़रूरत है नहीं, 400 पार तो हो ही रहे हैं। बिल्कुल। और सतीश सर, अब क्या ही कहूँ, स्थापित मीडिया की ज़बान में बोलूँ, किसी सबसे तेज चैनल वाली ज़बान में बोलूँ, उसके एंकर की तरह उछलते हुए बोलूँ, तो हमने दिया ब्रेकिंग, और इतना बड़ा धमाका हुआ प्रारब्ध पर जब सतीश सर से बात हो रही थी। इसी के साथ बस आप लोगों से इतना अनुरोध करूंगा कि ये ईश्वर से कामना करिए कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो। सर, आप गलत हो, हम सभी नारा लगाते हैं कि सतीश सर बिल्कुल गलत हो, और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को 272 की अकेले की टैली आए, और आपने खुद ही कहा 300 के आसपास चल रहा है, 232 साहब
बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एक अच्छा विपक्ष भी होना चाहिए। चलिए एक अच्छा सा विपक्ष भी आ रहा है। नहीं, विपक्ष अच्छा होना चाहिए, गुंडे थोड़ी बैठने चाहिए विपक्ष में। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ दर्शकों, सतीश सर को आज के इस चर्चा के लिए, और आप बिल्कुल इस बात से निराश मत होइएगा कि सतीश सर को हम विदा कर रहे हैं, बिल्कुल विदा नहीं कर रहे हैं। हमने लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन सतीश सर को पूरे अधिकार के साथ बंधक बनाया हुआ है। हम दोबारा सतीश सर के साथ इसी पैनल पे आपसे मिलेंगे।